Hello everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. This is Madhav Saran Pathak from Department of Law, Sri Krishna University. आज का जो लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लाया हुआ हूँ, यह लेक्चर भारतीय न्याय संहिता 2023 को लेकर है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अलावा 3 मेजर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जिनमें से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 गत वर्ष लागू किए गए हैं। यह तीनों एक्ट, पहला एक्ट जो भारतीय न्याय संहिता जिसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वह इंडियन पेनल कोड 1860 का रिप्लेसमेंट है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का रिप्लेसमेंट है। इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पिछले 2023 वर्ष में इनेक्ट किए गए थे। यह जो इनेक्टमेंट्स हैं, यह 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले हैं। और यह जो वीडियो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वह CJ, ADPO, BLLB, LLB के अलावा हमारे आज के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, किसी भी स्टेट के हों वो, या एडवोकेट्स हैं, उनके लिए भी लाभकारी रहने वाला है। यह जो कानून है, यह कानून एक बेसिक कानून है जिसकी जानकारी हर नागरिक को भी होनी चाहिए, जिससे आपके साथ कानून की पारदर्शिता बनी रहे। तो जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जो लागू होने वाली है, उसके बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। यह जो अधिनियम है, इसका एक्ट नंबर 45 है। हर अधिनियम जो लागू किए जाते हैं, उन अधिनियमों में उनका एक नंबर होता है जिस वर्ष में वो लागू किए जाते हैं। यह अधिनियम 2023 में 45 नंबर का अधिनियम है। इसके अलावा क्रिमिनल जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उनके भी नंबर हैं। यह 2023 में इनेक्ट किया गया, मतलब पार्लियामेंट संसद के माध्यम से इसको 2023 में लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति की असेंट के बाद इसको लागू किया गया है। इस पर जो प्रेसिडेंट की जो आपकी दोनों सदन हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसका पारित होने के बाद यह 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की असेंट प्राप्त की गई। इस अधिनियम में आप जानते हैं, कानून बनने के लिए पहले आवश्यक है कि दोनों सदनों में, लोकसभा, राज्यसभा में, उसको पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और कोई भी अध्यादेश अधिनियम का या संहिता के रूप में प्रवर्तित तब होती है जब उसमें राष्ट्रपति की असेंट मिल जाती है। भारतीय न्याय संहिता को 25 दिसंबर 2023 से राष्ट्रपति की कंसेंट मिल गई थी। चूँकि इस अधिनियम में कई ऐसे प्रोविजंस थे जिन पर डिस्कस होना या लोगों के बीच में जागरूकता लाना आवश्यक था, इसलिए इसको लागू करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने उसको 1 जुलाई 2024 से लागू करने का निर्णय लिया है। यह जो अधिनियम है, यह 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाला है। इसलिए यह और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम भारतीय न्याय संहिता में जानकारी एकत्र कर लें, क्योंकि आगे चल के जो पुलिस को FIR करनी है वो IPC के अंतर्गत होगी। ठीक है, FIR किन अपराधों में कौन सी धाराएं लगनी हैं वो भी IPC में दर्शित है। इसलिए IPC का अध्ययन पुलिस वालों से लेकर पूरे न्यायिक तंत्र के लिए आवश्यक है, और भारतीय न्याय संहिता का जानना बहुत ही आवश्यक है। यह जो IPC का जो बदला हुआ रूप भारतीय न्याय संहिता है, जिसको हम शॉर्ट में BNS भी बोलते हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023, और IPC जिसका रिप्लेसमेंट है इंडियन पेनल कोड 1860। तो ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें कुल मिला के 20 चैप्टर हैं, और जो धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, वो 358 हैं। पहले जो IPC होती थी उसमें लगभग 511 धाराएं थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि IPC के सेक्शंस की संख्या
कम होकर भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित हुई और 358 सेक्शंस इसमें दिए गए। अब बात आती है कौन सी चीज़ें जोड़ी गई, कौन सी चीज़ें घटाई गई। यह बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। कोई भी तैयारी करता है, कोई भी काम करता है आईपीसी के अंतर्गत, लीगल प्रोफेशंस है, तो उसको ये जानना बेहद आवश्यक है कि कौन सी चीज़ें जोड़ी गई और कौन सी चीज़ें कम की गई। सारा कुछ तो इस लेक्चर में कवर करना आसान नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो बोल्ड चीज़ें हैं जिनको जानना आवश्यक है उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसमें मैंने लिखा है 18 सेक्शंस एडेड मोस्टली। इसके अलावा अंदर कंटेंट प्रोविजोज जैसे कुछ सेक्शंस हैं जिनमें बोला गया कि ये चीज़ें होनी चाहिए और अंदर के कंटेंट चैलेंज किए गए हैं या अंदर के कंटेंट ऐड किए गए हैं जिन पर डिस्कस एक बड़े लेक्चर सीरीज़ के दौरान होगा। और यहाँ पर जो एडिट किए गए मेन सेक्शन है आपका सेक्शन 2 क्लॉज 3। आपको यहाँ पे बता दें जो जनरल एक्सप्लेनेशन हुआ करता था और जनरल एक्सप्लेनेशन को हम आईपीसी में 6 से लेकर 52A तक पढ़ते थे, उस सेक्शन को कम करके जैसा कि हम पहले अधिनियमों में पढ़ते थे कि डेफिनेशन क्लॉज जोड़ा गया था, उसी प्रकार यहाँ पर ये जो 6 से लेकर 52A के सेक्शंस हैं इनको कम करके क्या कन्वर्ट कर दिया गया, सेक्शन 2 जोड़ दिया गया। जैसे हम लोग मैक्सिमम एक्ट में पढ़ते हैं, जैसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविधान नियम में धारा 2 में डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते हैं और मे बी 90% एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज जो होता है, जनरल एक्सप्लेनेशन क्लॉज होता है, वो सेक्शन 2 में होता है। तो यहाँ पर उन सारे जनरल एक्सप्लेनेशंस को कम करके एक सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 2, जिनमें सारे जनरल एक्सप्लेनेशंस और डेफिनेशन क्लॉज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ पर एक डेफिनेशन जानना बहुत आवश्यक है, चाइल्ड के बारे में। पहली जो आईपीसी थी, पुरानी जो इंडियन पेनल कोड हुआ करता था, उसमें चाइल्ड के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। यहाँ पर सेक्शन 2 क्लॉज 3 में चाइल्ड बालक की परिभाषा दी गई है। इसके अलावा एक वर्ड आया कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। हम आप एक सेक्शन पढ़ा करते थे, सेक्शन 304A, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ होती थी, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होता था, जिसको हम 304A में पढ़ते थे। वर्तमान में इस परिदृश्य को थोड़ा सा चेंज करके 106 क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है। नॉर्मली उसमें क्या था कि ये भी एक डिबेट का विषय, जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो इस विषय पर आगे चल के आंदोलन हुए 106(2), जिसको रोका गया है कि भैया इस पर डिस्कशन होगा। लेकिन इसमें जो जोड़ा गया वो यही जोड़ा गया कि यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है, एक्सीडेंट करने के बाद वहाँ से बिना बताए भाग जाता है, तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, जिसके लेकर जो ट्रक यूनियन थी या और भी यूनियन थी उनके द्वारा इस पर स्ट्राइक वगैरह की गई। यहाँ पर आपको बता दें उसमें सेक्शन में ये लिखा हुआ है जिसके माध्यम से एक्सीडेंट होगा वह मजिस्ट्रेट को या पुलिस को जानकारी देगा, जिसको लेकर लोगों में भय था कि यदि कोई एक्सीडेंट होता है और वहाँ पर हम रुकते हैं अब, तो हो सकता है कि वहाँ की पब्लिक इतनी आक्रोशित हो कि वो हमारे खिलाफ ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। और साथ में ये डर था यदि मैं पुलिस के पास सरेंडर करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझको जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लगभग 10 साल तक की सज़ा के प्रावधान कर दिए गए हैं। इसलिए ये सेक्शंस को अभी रोका गया है और इस पर मंथन चल रहा है, हो सकता है कुछ बदलाव हों। इसके बाद एक सेक्शन जोड़ा गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध 111। हम लोगों ने वहाँ पे कुछ सेक्शंस पढ़े थे, अनलॉफुल असेंबली वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन यदि कोई काम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जाता है, इसको हम संगठित अपराध कहते हैं, तो एक धारा इसमें, एक अपराध अलग से इसमें जोड़ा गया है जिसको धारा 111 में मेंशन किया गया है। एक लिखा हुआ है इसी के साथ धारा 112 जोड़ी गई है जिसमें पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में बोला गया है, छोटे संगठित अपराध, जिनमें यानी ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत आप संगठित अपराध क्या होंगे, और पेटी कोई छोटे ऑफेंस, छोटे यानी समन या वारंट मामले, समन मामलों जैसे कोई ऑफेंस को करने के लिए कोई संगठित अपराध किया जाता है तो उसके लिए धारा 112 जोड़ी गई है। इसी प्रकार से टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी कृत्य को भी एक अपराध की कैटेगरी बनाया गया है और धारा 113 में उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। हम लोग डेली की चर्चा में एक वर्ड आता था स्नैचिंग, जिसको बोला जाता है हिंदी में झपटमारी।
हम लोग देखते थे बड़े बड़े शहरों में अपराध होते थे, किसी की चैन झींक लेना, किसी के मोबाइल बाय बात करते जा रहे हैं तो मोबाइल छीन के लोग भाग जाते थे। तो इस प्रकार के अपराध को चोरी वाले सेक्शंस में और चोरी वाले जो कैटेगरीज हैं, प्रॉपर्टी के विरुद्ध अपराध हैं, उनमें जोड़ा गया है। और चोरी को 303 में परिभाषित करके बताया गया। उसी के जस्ट बाद एक सेक्शन जोड़ा गया 304, जो चोरी 379 में हुआ करती थी वह अब 303 में होगी। और उसी के जस्ट तुरंत बाद 304 में स्नैचिंग, झपटमारी का अपराध जोड़ा गया है। अब बात आती है कौन से मेजर सेक्शंस जिनको कम कर दिया गया उसके बारे में। तो लगभग मैंने जो स्टडी की उसमें लगभग 19 अपराध ऐसे थे जो मेजरली जिनमें चेंजेस किए गए हैं। उन मेजरली चेंजेस में पहला आता है सर्वांट ऑफ गवर्नमेंट। ये जो जनरल एक्सप्लेनेशन हुआ करता था, शायद धारा 16 में हुआ करता था इंडियन पेनल कोड की, उसको हटाकर एकदम हटा दिया गया है कि इसकी सेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं। इसके अलावा इंडिया शब्द को भी हटा दिया गया, सेक्शन को भी हटा दिया। एक सेडिशन, राजद्रोह वर्ड को इस पर काफ़ी बार लोकसभा में डिस्कशन सुनने को मिलता है कि वहाँ पे अमित शाह जी बोलते हैं कि मैंने राजद्रोह हटा दिया, उसकी जगह राजद्रोह की जगह इस वर्ड को देशद्रोह में कन्वर्ट कर दिया गया और सेडिशन के अपराध को हटाकर देशद्रोह को एक अपराध घोषित किया गया है। ठग हुआ करता था, ठग वाला ऑफेंस जो हम आपका धारा 510 में आईपीसी में पढ़ते थे, उसको भी हटा दिया गया है। इसके बाद अननेचुरल ऑफेंस, जिनके लिए कई केसेस आए, उन केसेस के अंतर्गत अननेचुरल ऑफेंस जो धारा 377 में हुआ करता था उसको भी हटा दिया गया है। एडुल्टरी, जार कर्म के अपराध को भी जो धारा 497 में भारतीय दंड संहिता 1860 में हुआ करता था उनको भी हटा दिया गया। तो ये कुछ कैटेगरी है, आप चाहें तो इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि मेजरली कौन से अमेंडमेंट हमारे आईपीसी में किए गए हैं और हमारे आम डिस्कशन में भी ये काम आएंगे। और इसको पढ़ना तो आवश्यक है ही है, क्योंकि बिना भारतीय दंड संहिता के ना तो पुलिस प्रोफेशन काम कर सकता है, ना एडवोकेसी प्रोफेशन काम कर सकता है। एलएलबी में आगे चल के अब जो नया सेशन आने वाला है उसमें क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत अब भारतीय दंड संहिता आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इसलिए ये जो बेसिक लेक्चर है ये आप लोगों को आगे आपकी पढ़ाई में, कंपटीशन में और लीगल प्रोफेशन में लाभदायी रहेगा। नेक्स्ट अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो चैप्टराइजेशन के बारे में। चैप्टराइजेशन बड़ी जिस्ट होती है किसी भी स्टडी की, चाहे आप सीजे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एडीपीओ में हो, चाहे आपका एकेडमिक सेशन बीएलएलबी का हो, एलएलबी का हो, उसमें आवश्यक होता है, क्योंकि इससे आपको सब्जेक्ट की ब्रीफिंग्स पता चलती है। इसलिए इस भारतीय न्याय संहिता के लेक्चर में आपको चैप्टराइजेशन की ब्रीफिंग और साथ में कंपैरेटिव भी बताऊंगा कि आईपीसी में क्या था और भारतीय न्याय संहिता में क्या हो गया है। तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि लगभग 20 चैप्टर और 358 सेक्शन हैं भारतीय न्याय संहिता में। तो इन 358 सेक्शंस को कैसे डिवाइड किया गया भारतीय न्याय संहिता में, ये एक्सप्लेन किया गया है। पहला जो चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी के बारे में बात करता है और प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक चैप्टर जो है, तो प्रारंभिक चैप्टर जो है वो 1 से 3 तक बताया गया। तो पहला जो सेक्शन है वो वैसे ही बात करता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करता है कि इसको भारतीय न्याय संहिता ये पूरे भारत में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, पर लागू होगा। दूसरा सेक्शन जैसा हर एक्ट में होता है वैसा ही परिवर्तन यहाँ पर जनरल एक्सप्लेनेशन को जो 6 से लेकर 52A तक हुआ करता था उसको मर्ज करके सेक्शन 2 में एक्सप्लेन कर दिया गया। 3 में स्पष्टीकरण किया गया कि जो अपवाद थे उन अपवादों को इस धारा के अधीन माना जाएगा जो हम धारा 6 में पढ़ते थे। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है, आप पहले चैप्टर में प्रिलिमिनरी पढ़ते थे, दूसरे में जनरल एक्सप्लेनेशन, तो दोनों चैप्टर्स को मर्ज करके एक चैप्टर बना दिया गया और एक्सप्लेन कर दिया गया। अब बात आती है पनिशमेंट्स के बारे में। तो उन पनिशमेंट्स के बारे में धारा 4 से लेकर 13 तक एक्सप्लेन किया गया। और जो वहाँ पे सेक्शन 7 जो धारा 54 हुआ करती थी, उस 54 में पनिशमेंट थी, उन पनिशमेंट को हटाकर 6 पनिशमेंट के बारे में प्रावधान किया गया। एक पनिशमेंट जो क्लॉज लास्ट क्लॉज में जोड़ी गई है
उसमें यही बताया गया कि जो न्यायालय होगा वो सामाजिक गतिविधियों के रिगार्डिंग कुछ पनिशमेंट्स ऐसे जैसे वृक्षारोपण कराइए या लोगों की सहायता के लिए सोशल एक्टिविटी के रिगार्डिंग पनिशमेंट जोड़ दी गई है। तो पनिशमेंट चैप्टर में वो सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो अननेसेसरी आईपीसी में लिखी हुई थी, हम लोग निरसन के बारे में पढ़ते थे कि ये सेक्शन निरसित हो गया, ये सारी चीज़ें हटाकर 4 से 13 में केवल पनिशमेंट के बारे में बात की गई। अब बात आती है जनरल एक्सेप्शंस की, जो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 4 से 13 था वो पुरानी आईपीसी में 53 से लेकर 75 तक हुआ करता था, इसको इससे रिप्लेस कर दिया गया। अब बात आती है साधारण अपवाद के बारे में। तो साधारण अपवाद हम पुरानी जो आईपीसी थी, आईपीसी में पढ़ते थे 76 से लेकर 106 तक। अब हुआ है जनरल एक्सेप्शंस आपके 14 से लेकर 44 तक रहेंगे। लगभग सारे सेक्शंस हैं। प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात की गई और ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी किया कि जनरल एक्सेप्शंस जो साधारण जनरल एक्सेप्शंस थे उनको 14 से 33 तक जोड़ा गया, जिसमें हम आप पढ़ रहे थे कि मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में पढ़ते थे, जजेस के एक्ट के बारे में पढ़ते थे, एक्सीडेंटल एक्ट के बारे में पढ़ते थे, बच्चों के एक्ट के बारे में पढ़ते थे, कंसेंट के बारे में, ड्रंक पीपल और विकृचित व्यक्तियों के बारे में पढ़ते थे, गुड कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ते थे, लाइट हार्म्स के बारे में पढ़ते थे। ये सारी चीज़ें 14 से 33 तक दी गई हैं, जो आपकी 76 से लेकर 95 तक हुआ करती थी। इसी के बाद प्राइवेट डिफेंस की बात की गई है, जो धारा 34 से लेकर 44 तक बताई गई है। 34 से जो 44 तक सेक्शंस बताए गए हैं वो हमारी पुरानी आईपीसी में आपके कहाँ से कहाँ तक हुआ करते थे, 96 से लेकर 106 तक हम आपको उसको पढ़ते थे। अब वह 34 से 44 होंगे। वही प्राइवेट डिफेंस के बारे में, कब आप मृत्युकारित कर सकते हो, कब आप संपत्ति की रक्षा के लिए मृत्युकारित कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप प्राइवेट डिफेंस को 34 से लेकर 44 तक पढ़ेंगे। चौथा जो चैप्टर आता है, जो आपका चैप्टर 5 हुआ करता था, 5 हुआ करता था, या आईपीसी के आपके सेक्शन 107 से लेकर 120 तक अबेटमेंट के बारे में बताया गया था। उस अबेटमेंट को और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो 120A और 120B हुआ करता था, इन सारे टॉपिक्स को मिलाकर जो अमेंडमेंट के बाद जोड़े गए थे उनको चैप्टर 4 नाम दे दिया गया। और अटेम्प्ट्स के बारे में धारा 62 और 45 से लेकर 45 से लेकर 62 तक सेक्शंस दिया गया। अबेटमेंट के बारे में सेक्शन 62 में डेफिनेशन बताई गई, जो 3 प्रकार से आप अबेटमेंट पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? ICA, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एक्ट। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन एंड चाइल्ड, ये बड़ा चैप्टर इंसर्ट किया गया है। और जो सेक्शंस थे आपके महिलाओं के संबंध में सारे प्रोविजंस, ये बड़ा चैप्टर एक हिसाब से अच्छा भी है कंपटीशन पर्पस से और सोशल पर्पस से, कि किसी महिलाओं के कानून के बारे में, बच्चों के बारे में जानना है आपको, तो आपको पूरी आईपीसी को अब डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली कोई भी आम जनमानुस भी इसको बड़े आसानी से पढ़ सकता है कि वुमेन्स को, या आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्रिमिनल लॉ में वुमेन्स के रिगार्डिंग कौन कौन से अपराध बताए गए हैं, ये सीधे आप चैप्टर 5 से बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। बच्चों के बारे में कौन कौन से ऑफेंसेस हैं आईपीसी के, ये बड़ा मेजर अमेंडमेंट है और चैप्टर 5 बड़ा ही इम्पोर्टेंट सामाजिक दृष्टि से, लीगल दृष्टि से। अब हमको बार बार सेक्शंस को या लॉ को समझने में, महिलाओं और बच्चों संबंधी क्रिमिनल लॉ को जानने में आसानी हो जाएगी। ये बड़ा अमेंडमेंट है। तो इसमें जो ऑफेंसेस की कैटेगरी थी वो 63 से लेकर 99 तक बताई गई है, जिसमें 63 से लेकर 92 तक, 63 से लेकर 92 तक केवल महिलाओं के संबंध में कैटेगरी दी गई हैं। पहली कैटेगरी है सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो रेप संबंधी मामले थे, रेप रिगार्डिंग मामले थे, उनको 63 से लेकर 73 तक जोड़ दिया गया। इसके बाद क्रिमिनल फोर्स, सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट वुमन, ये जो आप लोग 354A, 354B, CD, क्रिमिनल फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ते थे, मॉडेस्टी को हटाया जाता था,
उन सारे ऑफेंसेस को कहाँ जोड़ दिया गया, सेक्शन 74 से लेकर 79 तक। तो ये बड़े मेजर अमेंडमेंट हैं। ऑफेंस रिलेटिंग टू वुमेन, बचे हुए जो अपराध हैं 80 से लेकर 87 तक जोड़े गए हैं। कॉजिंग मिसकैरेज 1880 से लेकर 92 तक दिए गए हैं। तो आपको यहाँ बता दें, ये जो 376 वगैरह के जो आईपीसी के ऑफेंस थे 375, 76 उनको यहाँ पे जोड़ दिया गया। और जो आप 354 ए बी सी डी ये सारी चीज़ें जो पढ़ते थे वो आपके क्रिमिनल फोर्स वाले टॉपिक के अंतर्गत कवर हो जाएंगे। ऑफेंस रिलेटिंग टू वुमेन, जो अदर ऑफेंसेस बच रहे थे वुमेन्स के रिगार्डिंग डिस्टर्ब करना, ये सारी चीज़ें वो 80 से 87 तक कवर हो जाएंगे। एक जो चैप्टर हुआ करता था कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात कारित करना, जो आपको आईपीसी में 312 से लेकर 318 तक पढ़ते थे बच्चों के भ्रूण हत्या के बारे में, ये ऑफेंस को अलग से कवर कर दिया गया और 88 से 92 तक इसको एक्सप्लेन किया गया। बच्चों से रिगार्डिंग कोई भी ऑफेंस हो, आपके पास कोई रिसर्च के लिए या कोई टॉपिक किसी पर डिबेट करना है, कौन से लॉज हैं, इन सारी चीज़ों को बच्चों से जोड़ के आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, पढ़ना है, तो बड़े आसानी से आप ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड को दे सकते हैं। और 93 से लेकर 99 तक इसको एक्सप्लेन किया गया। तो ये बड़ा चैप्टर है और एक अच्छा चैप्टर है सोशल एक्टिविटीज़ के लिए और महिलाओं की जागरूकता के लिए। सीधे सीधे सेक्शंस वो चाहें तो आईपीसी से पढ़ सकती हैं कि हमें कौन कौन से संरक्षण प्राप्त हैं। अब बात आती है जो चैप्टर हुआ करता था लगभग 16 था। 16वें चैप्टर में जो हम ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते थे। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, यहाँ पर इनको जोड़ के 100 से लेकर 146 तक किया गया है। इस चैप्टर को आप वहाँ पर 299 से लेकर 377 तक पढ़ते थे, क्योंकि 378 में चोरी आ जाती थी जो भारतीय दंड संहिता में। 299 से 377 चैप्टर हुआ करता था, उस चैप्टर को 100 से लेकर 146 तक कन्वर्ट करके बता दिया गया। मेजर कैटेगरीज जो इसमें जोड़ी गई और जो हटा दी गई उसके बारे में हम अब डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है ऑफेंस अगेंस्ट अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ। तो आपने पढ़ा, वहाँ मैं जब डिस्कस कर रहा था कौन से टॉपिक जोड़े गए, कौन से टॉपिक घटाए गए, उसमें मैंने बोला था कि ठग को हटा दिया गया। तो आप जब पढ़ते थे ऑफेंस अगेंस्ट अफेक्टिंग लाइफ, तो वहाँ पर आप 310, 311 वो पढ़ते थे। तो अब इन्होंने ये जो चैप्टर है इसको 100 से लेकर 113 तक कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। 100 से लेकर 113, जिसमें 106 भी कवर होगा जो मैं पिछले सेक्शंस में बता चुका हूँ। नेग्लिजेंस के द्वारा हत्या हो रही थी, इसमें सारी चीज़ें आएंगी। कल्पेबल होमिसाइड भी आएगा, मर्डर भी आएगा, बच्चे को अबैट करने भी आएगा, और अटेम्प्ट टू मर्डर भी आएगा, नेग्लिजेंस के कारण मृत्यु भी आएगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद आप ये जो चैप्टर आप पढ़ते थे, आप लगभग 299 से इसको हम 311 तक पढ़ते थे। 309, 10 और 11 हटा दी गई है, तो इस हिसाब से अब ये 100 से 113 तक चैप्टर दिया गया। मोटे तौर पे कहें तो 299 से 311 को रिप्लेस करके 100 से लेकर 113 तक जोड़ा गया। अब बात आती है हर्ट की। हर्ट के बारे में, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, इन सारे ऑफेंसेस को मिलाकर इसको 114 से लेकर 124 तक जोड़ दिया गया है, जिसमें आप डंडे से प्रहार करना, सिंपल हर्ट करना, ग्रीवियस हर्ट करना, या किसी के घर में घुसकर मारपीट करना, किसी को किसी काम करने के लिए उत्प्रेरित करना, ये सारी चीज़ें जो आती थी उनको 114 से लेकर 125 तक जोड़ दिया गया है, जो आईपीसी में 319 से लेकर 330 तक हुआ, 338 तक हुआ करती थी। 319 से लेकर 338 को समराइज़ करके बहुत से सेक्शंस को समराइज़ किया गया। बहुत से सेक्शंस में आप देखेंगे पहले जो डेफिनेशन क्लॉज होता था और पनिशमेंट क्लॉज हुआ करता था, उनको परिवर्तित करके अब एक क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया गया, थेफ्ट को परिभाषित किया और थेफ्ट के दंड को भी उसी सेक्शन में डाल दिया गया, जिससे ये सेक्शन 358 तक समराइज हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से कुछ समराइजेशन 319 से 338 को समराइज करके 114 से 125 कन्वर्ट किया गया। अब बात आता है रॉन्गफुल रेस्ट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रेस्ट एंड कन्फाइनमेंट का एक बड़ा सा चैप्टर हुआ करता था, उस चैप्टर को छोटा कर दिया गया है, जिसको हम लगभग 339 से लेकर
340 तक 358 तक 348-49 तक पढ़ते थे, जिसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया, केवल 2 सेक्शन बना दिए गए, 126 और 27। इसका रीज़न ये है, वहाँ पर जो 1860 की लॉर्ड मैकाले साहब की आईपीसी थी, उस आईपीसी में रेस्टोरेंट और कन्फाइनमेंट के लिए पहले उन्होंने रेस्टोरेंट को डिफाइन किया, फिर कन्फाइनमेंट को डिफाइन किया, फिर उनके लिए अलग दंड की व्यवस्था की, फिर उसमें लिखा 3 दिन के लिए, कभी 7 दिन के लिए। तो इस प्रकार से उस ऑफेंस को समराइज करके कि भैया एक ही सेक्शन में पर्याप्त है। 126 में आप जितने प्रकार के रेस्टोरेंट हैं उनको कवर कर लीजिए, 127 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के जितने प्रकार के सेक्शंस हैं उनको कवर कर लीजिए और उन्हीं में दंड की व्यवस्था कर दीजिए। इसलिए इसको समराइज करके 126 से लेकर 126 और केवल 127 2 सेक्शन में बना दिया गया। अब बात आती क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट की। हम लोग पढ़ते थे फोर्स, असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, गृह भेदन, रात्रौ गृह भेदन, इस प्रकार से कई सेक्शंस हुआ करते थे। अब उन सेक्शंस को 128 से 137 के बीच में पढ़ना होगा। ये सेक्शंस जानना इसलिए आवश्यक है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वकील साहब हों, या जज साहब हों, या स्टूडेंट्स हैं, ये सारे सेक्शंस आपको जानने आवश्यक हैं, क्योंकि चार्जशीट फाइल होगी, FIR दर्ज होगी, तो उनमें इन सेक्शंस का प्रयोग किया जाना है। आप जानते हैं कि 341 यूज की होती थी, या 352 यूज हुआ करती थी, 452 यूज हुआ करती थी। उन सेक्शंस को अब कौन से सेक्शंस उनको लगाने हैं, कौन सी धारा का अपराध बन रहा है, ये सारी चीज़ें हम IPC में पढ़ के, और 1 जुलाई 2024 से जो चार्जशीट FIR फाइल होंगी वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होंगी, क्योंकि पुराने सेक्शंस, पुरानी चार्जशीट केवल तब तक उन्हीं ऑफेंसेस में लागू होने वाली है जिनमें वो दर्ज की गई हैं। 1 जुलाई से जो दर्ज किए जाएंगे ऑफेंस, वो भारतीय न्याय संहिता 2023 और प्रोसीजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। अब बात आती है क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट, आपके 128 से 137 तक चलेंगे। किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, ये सारे चैप्टर्स जो आप पढ़ते थे उनको अब 137 से 146 केवल 10 और 11 सेक्शंस में समराइज करके कम कर दिए गए, और उन्हीं में जो सब क्लॉजेस जोड़े जा सकते थे, प्रावधान जोड़े जाते थे, वो जोड़कर 137 से 146 कन्वर्ट कर दिया गया। अब बात आती है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध। जो मैं राजद्रोह की बात कर रहा था वो चैप्टर है इसमें, जहाँ पर हम सेडिशन पढ़ते थे 121 से लेकर 130 तक पढ़ा करते थे। उस चैप्टर को कन्वर्ट करके 147 से लेकर 158 लगभग 11-12 सेक्शंस में कवर कर दिया गया। जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनसे रिगार्डिंग अपराध थे उनके रिगार्डिंग चैप्टर जोड़ा गया, चैप्टर 8। साथ में आया स्टेट के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में सेक्शंस, सेडिशन वगैरह थे, ठीक है। इसमें कि भारत सरकार के विरुद्ध किए गए ऑफेंस, सारे ऑफेंसेस को कवर करके ये चैप्टर 7 बनाया गया। चैप्टर 8 को जो पढ़ना है वो आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जल सेना, थल सेना, वायुसेना के संबंध में जो अपराध हम 131 से लेकर 140 तक पढ़ा करते थे उनको जोड़कर समराइज करके 159 से लेकर 168 तक भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधान किए गए हैं, और धारा चैप्टर 8 में इनको पढ़ने को मिलेगा। अब बात आती है ऑफेंसेस अगेंस्ट इलेक्शन, निर्वाचन संबंधी अपराध जो चैप्टर हुआ करता था उसको अब कन्वर्ट करके चैप्टर 9 में भेज दिया गया है, और चैप्टर 9 में मात्र 8 सेक्शन में इनको कवर कर दिया गया। निर्वाचन संबंधी जो प्रारूपण थे, निर्वाचन ऑफिसर्स बन जाते थे, रिश्वत वगैरह के प्रावधान किए गए थे, उन सारी चीज़ को अब कहाँ कर दिया गया, चैप्टर 9 में। और 159 से 169 व 169 से 177 तक व्यवस्था नई भारतीय न्याय संहिता में की गई है। कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट, गवर्नमेंट स्टाम्प्स, जो बड़ा सा चैप्टर हुआ करता था, लगभग 229 से चैप्टर स्टार्ट होता था, और एक लंबे कैटेगरी में जिसको डिवाइड किया गया था उसको बड़ा समराइज करके, जिसमें हम लोग फर्रुखाबाद का रुपया या कॉइन्स वगैरह के, इंडियन सिक्का, ये सारी प्रावधान जो पढ़ते थे उनको कन्वर्ट किया जाता था, उनकी मशीनों के बारे में बताया जाता, वो सारी चीज़ों को, बैंक नोट, स्टाम्प वगैरह को सब समराइज करके एक बड़े चैप्टर को छोटे चैप्टर में कन्वर्ट करके 178 से 188 तक
प्रावधान किए गए हैं। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एक बड़ा अच्छा चैप्टर हुआ करता है, कंपटीशन की दृष्टि से आज भी हमको उसको पढ़ना पड़ेगा, CJIDPO में बड़ा पूछा जाता है। अनलॉफुल असेंबली, रायोटिंग, एफ्रे, ये तीन जो कैटेगरी थी, इन कैटेगरी को अब यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। अनलॉफुल असेंबली, रायोटिंग, कॉमन ऑब्जेक्ट, एफ्रे, ऐसे कई अच्छे ऑफेंसेस जिनको सिविल जज और ADPO में पूछा जाता है। अब उन चैप्टर्स को जो हम आप 141 से 160 पढ़ते थे, अब उनको पढ़ने की व्यवस्था 189 से 197 में की गई है। अब बात आती है कि ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वांट्स। ये चैप्टर बड़ा अच्छा चैप्टर जोड़ा गया है, जिसमें पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है और बहुत सारी पुलिस के ऊपर जिम्मेदारियां दी गई हैं। यदि नहीं करते हैं FIR तो हो सकता है उनके विरुद्ध भी अपराध दर्ज किए जाएं। तो ये जो चैप्टर है ये पब्लिक सर्वांट्स के रिगार्डिंग है, और समन वगैरह की तामीली, समन को दिया जाना, वारंट वगैरह, ये सारी प्रोसीजर 198 से 205 तक, 7 सेक्शन ज़्यादा नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे पुलिस की। ये सेक्शंस उनको पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ेंगे। इसके बाद आती कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वांट्स, जो चैप्टर हुआ करता था अब उसको 206 से 226 में कवर कर दिया गया। एक आता है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो इसको ये 12 में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 11 में पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के बारे में बोला गया चैप्टर में, जो 189 से 197 तक हुआ करेंगे। 12वें चैप्टर में 198 से 205 तक व्यवस्था की गई है, जो ऑफेंस रेटिंग बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वांट है। 13वां चैप्टर जो कंटेम्प्ट के बारे में बात करता है, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वांट, 206 से 226 तक पढ़ेंगे। एक जो चैप्टर बड़ा कंपटीशन की दृष्टि से आवश्यक है वो ये चैप्टर है, चैप्टर 14, जिसमें फॉल्स एविडेंस और ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के बारे में बात की गई। फॉल्स एविडेंस हम आप जो पढ़ते थे IPC में, वो 191, 192 और 193 में पढ़ते थे। साथ में कई अपराधों के बारे में भी यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ते थे कि कोई अपराधी किसी एविडेंस के साथ छेड़खानी करता है, एविडेंस को इधर उधर करता है, और जिससे न्याय की कहीं ना कहीं हत्या होती थी। उन सारे चीज़ों को जो 191 से पढ़ते थे हम, और 228A तक हुआ करते थे, अब वह चैप्टर परिवर्तित होकर 227 से 269 तक होगा। इसके बाद आता है, ये होगा चैप्टर 14, 14th चैप्टर होगा। अब आते हैं चैप्टर 15 पर, जो पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी और मोरल्स। इसमें जो एक सेक्शन हुआ करता 268 और 290, ये कहाँ हैं तो एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग कुछ सेक्शंस हुआ करते थे। एनवायरनमेंट लोक न्यूसेंस की बात हम यहाँ पे करते थे, कभी हवा में कोई चीज़ मिला देना, ये एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग मैं इन चैप्टर को रूप में जानता हूँ। तो ये पब्लिक न्यूसेंस के जो पब्लिक हेल्थ से रिगार्डिंग जो चैप्टर था, उस चैप्टर को 268 से 290 हुआ करता था, अब उसको 270 से लेकर 297 में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बाद आती है ऑफ 16 चैप्टर, जो कहता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। यह चैप्टर आपका यहीं आसपास ही हुआ करता था, लेकिन मोस्टली 295 से 298 तक पढ़ते थे हम इनको। और इस चैप्टर में आप को याद होगा IPC के कब्रिस्तान, बरियल प्लेस और धर्म के जो चीज़ें होती हैं उनके खिलाफ जो ऑफेंस किए जाते थे, वह 295 से 298 तक मेंशन किए गए हैं, और चैप्टर 16 है ये। इसके बाद अच्छा चैप्टर है और पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के संबंध में अपराधों के बारे में बात की गई है। और समराइज करके इस चैप्टर को 17 चैप्टर में उल्लिखित किया गया, और मे भी ये पहले भी यही चैप्टर नाम हुआ करता था इसका। और धाराएं चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि धाराएं ये जो बता रही हैं वो कहते रही हैं कि ये जो चैप्टर हुआ करता था वो 378 से स्टार्ट हुआ करता था, अब ये चैप्टर 303 से लेकर 334 तक चलेगा। इस ऑफेंस की कैटेगरी को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि ये चैप्टर्स कंपटीशन की दृष्टि से बड़े आवश्यक हैं, और इन्वेस्टिगेशंस के रिगार्डिंग और FIR लॉन्च करने में पुलिस की हेल्प के लिए आवश्यक है।
तो इनको यहाँ पे जानना आवश्यक है। 303 से लेकर 307 तक चोरी के बारे में बात की गई है। पहले नंबर पे चोरी के बारे में बात की गई है 303 से लेकर 307 तक। 303 में तो चोरी को परिभाषित किया गया, एक ऑफेंस जोड़ा गया 304, वो बड़ा आवश्यक है क्योंकि इसमें स्नैचिंग जोड़ा गया है। झपटमारी वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे आईपीसी के 304 सेक्शन में, इसको झपटमारी हिंदी में लिखा गया है और इस अपराध से हम सभी वाकिफ़ हैं और ये इसका जोड़ा आ जाना आवश्यक भी था क्योंकि आजकल खींच के किसी चीज़ को छीन लेना, छुड़ा लेना, ये चीज़ें हो रही थी। किसी के गले से चैन, मंगलसूत्र, इन चीज़ों को निकाल के किया जाता था, इसलिए इसको स्नैचिंग एक ऑफेंस जोड़ा गया। एक्सटॉर्शन उद्दापन हम पहले भी पढ़ते थे, इसको 308 में केवल कन्वर्ट कर दिया गया। पहले हम इसको 383 से मे बी 388 तक पढ़ते थे, अब इसको चेंज कर दिया गया और 308 में अकेला बता दिया गया कि उद्दापन क्या होगा। डेफिनेशन वही है, कोई वो चीज़ नहीं है कि धमका के कोई चीज़ हासिल कर लेना। रॉबरी और डकैती 309 से लेकर 13 तक पढ़ने पड़ेंगे। पहले जो पढ़ते थे वो आपके हुआ करते थे लगभग 390 से लेकर 401 या 2 तक हुआ करते थे, ठीक है ना। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी पढ़ते थे हम लोग, तो उसको 314 और 315 लगभग सेम ही ऑफेंस हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात की गई 316 में, जो 403, 404, 405, 6 के अंतर्गत हुआ करते थे, एक ही अपराध। स्टॉलिंग प्रॉपर्टी को हम लोग 410 और 411 में पढ़ते थे, चुराई हुई संपत्ति, जिसको अब 317 में समराइज करके एक ही सेक्शन बना दिया गया। चीटिंग, छल के बारे में थोड़ा सा लेंदी चैप्टर हुआ करता था, जिसमें 420 वगैरह हम लोग वर्ड यूज करते थे, उसको केवल एक ही सेक्शन बना, 2 सेक्शन बनाए 318 और 319, जो पहले हुआ करता था कहाँ से 415 से लेकर 424 तक। फ्रॉडुलेंट डीड्स ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो 424-25 से स्टार्ट होकर हुआ करता था, अब उसको 320 से 328 के बीच में पढ़ना पड़ेगा। क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अतिचार, जो 452 बहुत इंपॉर्टेंट धारा पुलिस की दृष्टि से होती थी, उसको आप 329 से लेकर 334 तक पढ़ना पड़ेगा। अपराध की दृष्टि से किसी की ज़मीन में प्रवेश करना, दैट इज़ क्रिमिनल ट्रेसपास, जिसके बारे में 329 से 334 आप लोग पढ़ेंगे, जो 441 सेक्शन से स्टार्ट हुआ करता था। इसके बाद 3 चैप्टर और शेष हैं, 18, 19 और 20। तो याद रखिएगा 17वां चैप्टर प्रॉपर्टी के संबंध में अपराधों के बारे में बात करता है। 18वां चैप्टर जो है वो डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग, हम लोग प्रॉपर्टी मार्क्स से रिगार्डिंग जो चैप्टर पढ़ते थे वो अब पढ़ना पड़ेगा 335 से 350 तक 18वें चैप्टर के रूप में। किसी संपत्ति के मार्क रहते थे उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ये सारी चीज़ें 335 से 350 पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर जो 19 सेकंड लास्ट चैप्टर है वो है, और इसको हम लास्ट चैप्टर ही बोलते हैं क्योंकि लास्ट 20वां जो रिपील्स और सेविंग्स के बारे में बात किया गया। 19वां चैप्टर बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस और डिफामेशन, किसी को जान से मारने की धमकी देना। अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे तो हम आपको जान से मार देंगे, या किसी अपराध को करने के बाद पीछे जाते जाते बोलना अगर पुलिस रिपोर्ट करने गए तो जान से मार देंगे, जान से मरवा देंगे। यही है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट और अनॉयंस के बारे में। लास्ट जो है डिफामेशन, जो हम आप पढ़ रहे थे कहाँ पर, 499 से लेकर 502 तक डिफामेशन। तो इस डिफामेशन को 499 में नहीं पढ़ना, 400-500 में नहीं पढ़ना, अब इसको 356 में पढ़ना है, ठीक है ना। केवल एक सेक्शन जिसमें डिफामेशन को परिभाषित कर दिया गया, अपवादों के बारे में भी बताया गया और उसके दंड के बारे में, मरे हुए या जो चीज़ें होती हैं कि मरने के बाद डिफामेशन होती है, सारी चीज़ें आपकी डिफामेशन 356 सेक्शन में ही कवर हो जाएगा। लास्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर 20 है और रिपील्स और सेविंग्स के बारे में बात करता है कि क्या चीज़ें रिपील कर दी गई, उनका क्या प्रभाव होगा और कब उनका
उपयोग किया जा सकेगा। ये रिपील एंड सेविंग का सेक्शन केवल एक सेक्शन है 20 चैप्टर में 358। तो ये था आपका ओवरव्यू ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जिसमें टोटल 20 चैप्टर और 358 सेक्शंस के बारे में छोटा सा डिस्कशन इस लेक्चर में किया गया। आगे भी श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी की इस लेक्चर सीरीज को मैं सिस्टमेटिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे एक मोटे तौर पर आपको भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी मिले। तो इस लेक्चर के बाद मैं कंटिन्यू इन 2 एक्ट की ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करूंगा। कंटिन्यू इसको देखने के लिए और नए कानूनों को थोड़ा सा समझने के लिए आप श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले नए कानूनों के बारे में जानकारी मिलती रहे। इसी लेक्चर के साथ अगले लेक्चर में आप मिलेंगे। इसके रिगार्डिंग आज की लेक्चर की यहीं पर समाप्ति और दूसरे लेक्चर को आप कंटिन्यू देखिएगा। धन्यवाद।